हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अरम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। तो इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो एमसीक्यू के साथ आपको ये सारे टॉपिक हम कवर करवाएंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज्वाइन कर लीजिए, अर्थात सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी पहले वीडियो आए वो आपको मिले। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्राचीन भारत के इतिहास में कि इतिहास या अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। तो इतिहास क्या कहलाता था इसके बारे में हम लोग जान लिए हैं, इनके जनक जान लिए हैं। और इतिहास को 3 भागों में बांटा गया था: प्रागैतिहासिक काल, अर्ध ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। ये तीनों के बारे में हमने अच्छी तरह जान लिया है, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अर्ध ऐतिहासिक काल में सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या विशेषताएं रहीं, क्या क्या इसमें खोज हुए, इसका क्या महत्व है। तो सबसे पहले देखते हैं, यह सभ्यता सिंधु नदी के तट पर मिली थी, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो बिल्कुल सही, इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए रख दिया गया क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पे खोजी गई थी और इसकी सबसे पहले जानकारी हड़प्पा की खुदाई से हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। जबकि सबसे प्रमाणित नाम देखें तो वो हड़प्पा सभ्यता ही है। बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए पहले बोला गया क्योंकि उस टाइम की जो भी सभ्यता मिल रही थी वो सारे नदियों के किनारे मिल रही थी और नदियों के नाम पे ही उस सभ्यता का नाम दे दिया जाता था। बाद में पता चला कि बहुत सारे जगहों पे इसकी खोज हुई और जब इसके नामकरण की बात आई तो उसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया और ये सबसे प्रमाणित नाम है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमाणित नाम अगर कोई पूछे तो हड़प्पा सभ्यता। यह कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाती है क्योंकि इस टाइम कांसा की खोज हो चुकी थी। यहाँ मोहनजोदड़ो से भी कांसा की नर्तकी का भी प्रमाण मिलता है। और कांसा वो चीज़ है जैसे आप लोग प्रागैतिहासिक काल में देखे थे कि तांबा मिला था, और तांबा और टीन जब मिल गया तो इन दोनों को मिक्स किया गया तो उसी से बना कांसा, और इसी को कहा गया कांस्य युगीन सभ्यता। आगे दिया है, सिंधु घाटी का विकास 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। तो बिल्कुल सही, सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास का काल रहा है जो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। यह सबसे प्रमाणित है क्योंकि इसे कार्बन 40 के तहत, जो कार्बन 40 पद्धति है इसके तहत इसका अनुमान लगाया गया है। जबकि कई इतिहासकार हैं जिन्होंने अलग अलग मत दिए हैं, कोई 3500 ईसा पूर्व से बताते हैं, कोई 3000 ईसा पूर्व से। लेकिन अगर एनसीईआरटी में भी देखें तो ये इसी का जिक्र है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। तो सिंधु घाटी सभ्यता का कोई काल पूछे तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया है। इसमें कुछ बातें हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे पहली शहरी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही विस्तृत सभ्यता है जो शहरीकरण की थी, जो नगरीय सभ्यता थी, नगरों में बटी हुई थी। अर्थात इसके जो नगर थे वो शहरों के जैसे थे, शहरों के जैसे इसमें नालियाँ, अलग अलग व्यवस्थाएं थी। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार की प्रधानता थी और शांति प्रिय शासन था। तो यहाँ पे जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका मुख्य व्यवसाय व्यापार था और यहाँ की जो व्यवस्था थी वो बहुत ही शांति प्रिय थी क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसे अस्त्र शस्त्रों की खोज यहाँ से नहीं हुई है। तो इसलिए माना जाता है कि यहाँ की जो प्रशासन रही होगी वो बहुत ही शांतिपूर्व की रही होगी। चार्ल्स मैसेज ने सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में इसकी जानकारी दी।
तो अगर सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी मिलती है सबसे पहले किसी के द्वारा, तो वो है चार्ल्स मेसन के द्वारा। तो चार्ल्स मेसन ने 1826 ईस्वी में ही इसकी जानकारी दी थी। वहीं 1921 ईस्वी में तत्कालिक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक कौन थे? सर जॉन मार्शल। तो सर जॉन मार्शल जो थे 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक थे। इन्हीं की अध्यक्षता में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। तो हड़प्पा की खोज कब हुई थी? यहाँ से आप ये भी देख सकते हैं कि ये हुई थी 1921 में। 1921 में सर जॉन मार्शल की अध्यक्षता में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की, और ये सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल है, और इसी के नाम पे सबसे इसका व्यापक जो नाम है वो हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। तो ये कुछ बातें थी, आगे देखते हैं। तो अभी देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कैसा था। तो अगर सबसे उत्तर में देखें तो उत्तरी सीमा पे मांडा, जो मांडा एक जगह है जम्मू कश्मीर में पड़ता है, जैसे ये मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये मांडा है जो उत्तरी सीमा पर है। तो ये सबसे उत्तरी सीमा सिंधु घाटी सभ्यता का है। वहीं अगर दक्षिणी सीमा का बात करें, जो दैमाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा महाराष्ट्र में दैमाबाद। और पूर्वी सीमा का बात करें तो आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं कि आलमगीरपुर ये है। वहीं आपका पश्चिमी सीमा सुतकेंडोर है, जो बलूचिस्तान में पड़ता है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे ये हो जाएगा बलूचिस्तान में। इस तरह अगर हम देखें तो सिंधु घाटी जो थी वो अगर इस तीनों को चारों को मिलाएंगे तो एक त्रिभुज की तरह आकृति बनेगी। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला गया? त्रिभुजाकार। तो यही कारण है कि सिंधु घाटी का जो विस्तार है वो एक त्रिभुजाकार आकृति में है। और इसके विस्तार के बारे में कुछ देखें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। तो इसका अगर एक तरह से क्षेत्रफल देखें, जो फैला हुआ इसका क्षेत्र देखें, वो 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक है। और देखें तो आज़ादी से पहले 40 से 50 स्थान मिले थे इसके, जबकि वर्तमान में अभी देखें तो 1500 से भी अधिक स्थान खोजे जा चुके हैं। तो इससे पता चलता है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी वो बहुत ही एक व्यापक सभ्यता थी, बहुत ही एक विस्तृत सभ्यता थी। इसके बारे में यहाँ हम एक विस्तार से दे दिए हैं कॉलम में, आप इस कॉलम से याद कर सकते हैं अच्छे से। जैसे उत्तरी सीमा मांडा, जम्मू कश्मीर, और ये किस नदी के किनारे है? तो आप बता सकते हैं कि ये किस नदी के किनारे है? आपने पढ़ा होगा कि जो उत्तरी सीमा मांडा है ये चिनाब नदी के किनारे है। तो ये चिनाब नदी के किनारे है। वहीं दैमाबाद जो है महाराष्ट्र में, ये है परवा नदी, जो गोदावरी की सहायक नदी है। तो ये भी याद रखिए, ये गोदावरी की सहायक नदी परवा नदी जो महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु है। वहीं पूर्वी सीमा जो बोले तो आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, और ये किस नदी के? तो ये हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी जो आलमगीरपुर में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। वहीं पश्चिमी जो देखें तो पश्चिमी सुतकेंडोर है जो बलूचिस्तान में पड़ता है, ये हो जाएगा दस्तक नदी, दशक नदी, सॉरी दशक नदी। तो ये दशक नदी के किनारे है। इस तरह से इसके सिंधु घाटी सभ्यता के चारों दिशाओं में जो विस्तार है वो एक त्रिभुजाकार आकार में है, और इसके विस्तार इन चारों जगहों पे है। और इसके ज़रिए और भी कई कई स्थानों पे मिले हुए हैं, जैसे आप लोग आगे पढ़ाएंगे हम, लोथल है और कालीबंगम है, हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो, इस तरह से बहुत सारे स्थल मिले हुए हैं जो अभी हम देखेंगे। तो अगला बात आता है इसमें कि सिंधु घाटी सभ्यता जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके सामाजिक जीवन कैसे थे। तो उस टाइम के सामाजिक जीवन कैसे रहे होंगे इसके बारे में अगर देखेंगे तो सिंधु सभ्यता का समाज जो था वो मातृसत्तात्मक था। तो उस टाइम का समाज कैसा था? तो मातृसत्तात्मक, अर्थात मातृ पूजा में विश्वास करता था। तो क्योंकि उस टाइम की बहुत सारी मूर्तियाँ मिली है,
जो मातृ की है, मातृ मूर्तियाँ हैं, माताओं की मूर्तियाँ हैं। इस वजह से पता चलता है कि उस टाइम का जो समाज था सिंधु घाटी सभ्यता का, वो मातृसत्तात्मक था। और सिंधु सभ्यता का समाज कुछ वर्गों में बटा हुआ था। और वो वर्ग कौन कौन से थे? जैसे विद्वान वर्ग, कुछ युद्ध वर्ग थे, योद्धा वर्ग, वहीं व्यापारी एवं शिल्प वर्ग, वहीं श्रमिक वर्ग। तो ये कुछ वर्ग में बटा हुआ था। ये इसको व्यापक रूप से हम बांट नहीं सकते, फिर भी अगर कहें तो मुख्य रूप से इन 4 वर्गों में बटा हुआ था सामाजिक जीवन सिंधु घाटी सभ्यता का। और इसमें सबसे ध्यान देने योग्य बात थे कि उस टाइम की जो सभ्यता थी वो मातृसत्तात्मक थी। तो ये बातों का ध्यान रखिएगा। वहीं इन लोगों की भोजन जो थी वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन थे। तो इससे पता चलता है कि आज की तरह उस टाइम भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन उपलब्ध थे। इसमें अगला बात हो जाएगा कि यहाँ का जो संविधान प्रणाली थी, मतलब मृतकों को दफनाने की, वो कैसी रही। जैसे देखेंगे सिंधु सभ्यता के लोग अपने मृतकों को 3 प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। तो जो शव को, जो मृतकों को अंतिम संस्कार किया जाता है, उसके 3 तरह से यहाँ पे प्रमाण मिलता है कि 3 तरह से यहाँ पे मृतकों को अंतिम संस्कार किया जाता था। जिसमें सबसे पहले है पूर्ण समाधान। जैसे मृतकों को कब्र में दफनाने की परंपरा ही पूर्ण समाधान कहलाती है। और इसका जो प्रमाण है व्यापक रूप से मिलता है हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल से, हड़प्पा स्थल जो है वहाँ से इसके प्रमाण मिलते हैं कि यहाँ के जो मृतकों को दफनाया जाता था और कब्रों में दफनाया जाता था, जिसको पूर्ण समाधान बोलेंगे। वहीं एक आंशिक समाधान, आंशिक सावधान से आपको ये मालूम चल रहा होगा कि आंशिक मतलब कुछ कुछ हिस्सों की यहाँ पे सावधान किया जाएगा, जैसे बांट के। जैसे मृतकों के शरीर को जंगल में रख देना, और जब पशु पक्षी उसके मांस को खा लेते थे तो हड्डियों को दफना देना। तो बिल्कुल सही। इसमें क्या होता था कि जो मृतक थे उसको जंगलों में छोड़ दिया जाता था ताकि उसके मांस को जानवर खा सके, और जो हड्डियाँ बचती थी उसको फिर से दफना दिया जाता था। तो ये परंपरा थी, और ये आंशिक, इसी को आंशिक सावधान बोलते हैं। जबकि दाह संस्कार, तो दाह संस्कार भी आप जानते होंगे कि मृतकों को जलाने की जो परंपरा होती है उसी को दाह संस्कार बोलते हैं। और ये मिली है मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो से मृतकों को जलाने का प्रमाण है। तो ये बात याद रखिएगा। ये कभी कभी पूछ देता है कि जो दफनाने की परंपरा है वो हड़प्पा से मिली है, जबकि जलाने की परंपरा मोहनजोदड़ो से मिली है। आगे देखते हैं नगर नियोजन। तो सिंधु घाटी के नगर, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर विश्व में प्राचीनतम सुनियोजित नगर हैं। तो सिंधु सभ्यता के जो नगर थे वो एक सुनियोजित माने बहुत अच्छे तरीके से बसे हुए थे। यहाँ पे सारी तरह की सुविधाएं थी और प्रॉपर थी। जैसे यहाँ नालियाँ, सड़क, ये सारे बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित थे। इसीलिए इसे सुनियोजित नगर माना जाता है विश्व का, क्योंकि इस तरह की सभ्यता उस टाइम और कहीं नहीं देखी गई। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के मकानों के निर्माण में सामान्यतः पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता है। तो ये भी बात सही है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे जो स्थान थे वहाँ पे जो घरें बनी थी वो पक्की ईंटों की बनी थी। खास तौर पे वहाँ के फर्श, तो फर्श जो बने थे वो पक्की ईंटों के बने थे। इसलिए इसको मान सकते हैं कि उस टाइम भी ईंटों का इस्तेमाल करके घरों का निर्माण होता था। सिंधु सभ्यता में जो मकान के दरवाजे होते थे वो मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। तो ये भी एक विशेषता रही कि सिंधु सभ्यता के जो मकान थे, जो उनके दरवाजे थे वो मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की ओर गलियों में खुलते थे। ये भी कुछ होता होगा सुरक्षा के वजह से या धूलकण के वजह से, ऐसी कुछ व्यवस्थाएं होती होंगी जिसके वजह से इनके दरवाजे पीछे की ओर खुलते थे, जो मुख्य सड़क में नहीं बल्कि जो सहायक सड़कें होती है उस तरफ खुलते थे। इसी में आगे देखेंगे तो सिंधु सभ्यता में सर्वाधिक चौड़ी सड़क मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है, और जिसका चौड़ाई लगभग 10 मीटर था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि सिंधु घाटी में जो मोहनजोदड़ो स्थान था
वहाँ की सड़कें बहुत ही विस्तृत थी, अर्थात 10 मीटर की सड़कें थी, तो एक अच्छी सड़कें मानी जाएगी। सामान्यतः मकानों में 4-5 कमरे बनाए जाते थे और मकान में आंगन, रसोई घर, स्नानागार, कुएं तथा कुछ बड़े घरों में शौचालय भी मिले हैं। तो ये भी एक अच्छी समाज और अच्छी सभ्यता का निशानी है कि यहाँ पे आंगन भी होते थे, रसोई घर भी बनाए जाते थे, स्नानागार होते थे और घरों में शौचालय भी मिले हैं। बहुत से ऐसे घर हैं जो बड़े बड़े घर थे, वहाँ पे उसमें शौचालय की भी सुविधा थी, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात थी। और ढकी हुई नालियाँ भी मिलती है, तो नालियों का भी जो व्यवस्था किया गया था वो एक प्रॉपर किया गया था। तो ये कुछ नगर नियोजन के उसके विस्तृत जानकारियाँ थी। आगे देखेंगे सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो अब देख लेते हैं कि सिंधु सभ्यता में कौन कौन से स्थल मिले हैं और उनकी क्या विशेषताएं रही हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई है और इसको कौन से खोजे थे, तो दयाराम साहनी। तो बिल्कुल इसकी खुदाई दयाराम साहनी ने 1921 में किए थे और ये रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। तो ये भी बातें याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो रावी नदी के तट पे है और ये कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में। तो हड़प्पा सभ्यता पाकिस्तान में अभी स्थित है। हड़प्पा स्थल पाकिस्तान में स्थित है और ये रावी नदी के तट पर है। यहाँ से कुछ वस्तुएं मिली है, आप वस्तुओं से खास तौर पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे मिला है श्रमिक आवास, अन्नागार भी मिला है, लकड़ी का ताबूत मिला है और RH-31 कब्रिस्तान मिला है। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि RH-31 कब्रिस्तान किस स्थल से मिला है, तो ये हड़प्पा से मिला है। वहीं पे ये सब भी याद रखिएगा कि श्रमिक आवास और लकड़ी का ताबूत। अगला स्थल है मोहनजोदारो। तो मोहनजोदारो का खोज कब हुआ था, 1922 में। और मोहनजोदारो सभ्यता का उत्खनन 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने किया था। तो ये भी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मोहनजोदड़ो की खोज कौन किए थे, तो राखल दास बनर्जी। और वर्तमान में यह सिंधु नदी के तट पर पाकिस्तान में ही स्थित है। तो ये भी याद रखिएगा, जो लकराना ज़िले में स्थित है। और ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है पाकिस्तान में, और कौन से ज़िले में, तो लकराना ज़िला। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन डीपली ले जाएगा तो पूछ सकता है, तो लकराना ज़िला। वहीं मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा है कि मृतकों का टीला किसे बोलते हैं, तो मोहनजोदड़ो को। इसमें कुछ वस्तुएं मिली है, उस वस्तुओं के बारे में देख लेंगे। जैसे पुरोहित आवास, वहाँ पे आवास मिला था, यहाँ पे पुरोहित आवास। अन्नागार, तो यहाँ का अन्नागार पूछता है क्योंकि यहाँ का जो अन्नागार है वो सबसे बड़ा था। वहीं से विशाल स्नानागार, तो यहाँ पे एक स्नानागार भी मिला है जहाँ हो सके धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे। वहाँ पे प्रॉपर जो थी घरें बनाई हुई थी जहाँ से स्नान करके कपड़े उपड़े चेंज करने के लिए और धार्मिक अनुष्ठान होते होंगे। इस तरह से व्यवस्था के कारण वहाँ पे विशाल स्नानागार भी मिला है। घरों में कुएं मिले हैं, आदि शिव मिले हैं और कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति मिली है। ये भी क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट है, आपको ये स्टार मार्क कर लीजिए कि कांसे के बनी नर्तकी की मूर्ति किस हड़प्पा स्थल से मिली है, तो मोहनजोदारो से। वहीं सबसे चौड़ी जो सड़क थी वो मोहनजोदारो में, जैसे 10 मीटर, अभी हम पढ़े थे 10 मीटर की सड़कें थी। तो ये कुछ बातें थी मोहनजोदारो के बारे में। अगला स्थल है चनहुद्रो। तो चनहुद्रो जो स्थल है इसकी खुदाई गोपाल मजुमदार ने की है और वर्तमान में ये सिंधु नदी के तट पे ही है जो पाकिस्तान में पड़ता है। तो मोहनजोदड़ो भी और चनहुद्रो भी ये दोनों सिंधु नदी के तट पे ही है। यह एकमात्र ऐसा शहर है जो दुर्ग रहित है और यह औद्योगिक शहर है जहाँ यहाँ पे कुछ खनन उत्खनन या कुछ वस्तुएं बनाने की कारखाने थी और यहाँ पे दुर्ग नहीं है, दुर्ग रहित है। ये बातें ध्यान रखिएगा क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का एक विशेषता है कि यहाँ की जो स्थलें थी वो दुर्ग से घिरी हुई थी। यहाँ पे दुर्ग से जैसे बाहर से सुरक्षा के लिए
बाहरों से यहाँ पे घेरा रहता था जो भी इसके शहर होते थे। उसी तरह जो चनहुद्रो हैं यहाँ पे कोई दुर्ग नहीं मिला है, मतलब दुर्ग रहित है, यहाँ पे कोई सुरक्षा के लिए ऐसा किया नहीं गया था। तो ये याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ वस्तुएं मिली है, जैसे लिपस्टिक। आपको इसी से औद्योगिक शहर आपको ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि लिपस्टिक क्या है, तो ये इसे कारखाने में ही बनाया जाएगा। शीशा है, मनके और गुड़िया है, कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान, तो ये सब चनहुद्रों से मिले हैं। तो इसमें याद रखिएगा लिपस्टिक, शीशा, मनके और गुड़िया और कुत्ते और बिल्ली के पैरों के निशान, तो ये चारों इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आप चनहुद्रों के बारे में एक संक्षिप्त विवरण याद रख सकते हैं। अगला जो स्थल है वो है धौलावीरा। तो धौलावीरा भी एक इम्पोर्टेंट स्थान है सिंधु घाटी सभ्यता का। जो धौलावीरा की खोज हुई थी जो 1968 में पुरातत्वविद जो थे वो जगत जगतपति जोशी ने की थी। तो धौलावीरा की खोज कौन किए थे, तो जगतपति जोशी ने की थी। यह धौलावीरा जो है वो लूनी नदी के तट पर गुजरात में स्थित है। तो धौलावीरा कहाँ की है, गुजरात में स्थित है। और धौलावीरा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है। तो ये भी एक याद रखिएगा जो हाल ही में हुआ है। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है और धौलावीरा कर्क रेखा पे भी स्थित है। ये एक आप अलग से जानकारी रखिएगा, हो सके ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि धौलावीरा जो है वो कर्क रेखा पे स्थित है। तो इस तरह से हो जाएगा सही धौलावीरा। और इसके खोज जो है जगतपति जोशी और लूनी नदी के किनारे गुजरात में स्थित है। तो ये इस तरह से कुछ याद रख सकते हैं। इसमें कुछ वस्तुएं मिली है, जैसे 7 अर्धगोलाकार संरचनाएं। यहाँ पे एक संरचना मिली है जहाँ पे गोल जैसा बनाया हुआ है अर्धगोलाकार, ये 7 संरचनाएं देखने को मिलता है। वहीं पे एक स्टेडियम भी देखने को मिलता है। तो उस टाइम भी स्टेडियम हुआ करती थी, इस बात से लगता है कि वहाँ उस टाइम भी खेले हुआ करती होंगी। तो धौलावीरा में ही क्या मिला है, स्टेडियम मिला है। वहीं अगला है जो बनावली। तो बनावली जो है ये भी एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। तो बनावली की खोज हरियाणा में रंगोली नदी के किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी। तो रंगोली नदी जो है इसी के किनारे रविंद्र सिंह बिष्ट ने किया था बनावली की खोज। और यहाँ से मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिलता है। तो बस एक ही याद रखिएगा कि बनावली से क्या मिला है, तो मिट्टी के बने हल का साक्ष्य मिला है। अगला जो स्थान है वो है रोपड़। तो रोपड़ भी एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसे इसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा ने की थी और यह वर्तमान में पंजाब में सतलुज नदी के किनारे स्थित है। तो इस तरह से रोपड़ की जो स्थिति है आप देख सकते हैं कि ये पंजाब में है और कहाँ पे, सतलुज नदी के किनारे। और इसकी खोज किए थे यज्ञदत्त शर्मा। यहाँ से निम्नलिखित वस्तुएं मिली है। तो कौन सी वस्तुएं मिली है, तो यहाँ पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। ये बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये बात याद रखिएगा कि कई बार पूछ देता है कि कुत्ते के साथ मानव को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है, तो वो मिला है रोपड़ से। ऐसे ही कुछ मिले थे नौपाषाण काल में भी, जो कहाँ से मिले थे, बुर्जहोम में। तो इस तरह से नौपाषाण काल में भी कुत्ते को मानव के साथ दफनाने का साक्ष्य मिला है। उसी तरह रोपड़ में भी मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो वो कहाँ से, रोपड़ से। अगला स्थल हो जाएगा कालीबंगा। तो इसकी खुदाई जो है बीके थापर और बीबी लाल ने किया था। तो ये दोनों का इसमें सहयोग है, जैसे बीके थापर और बीबी लाल। तो याद रखिएगा कालीबंगा, बीबी लाल। और वर्तमान में यह स्थान राजस्थान में पड़ता है और ये घग्गर नदी के किनारे है। तो कालीबंगम घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में, जिसकी खोज बीके थापर और बीबी लाल ने किया था। वहीं कालीबंगम का अगर देखें तो अर्थ होता है काली मिट्टी की चूड़ी। तो कालीबंगम का अर्थ है काली मिट्टी की चूड़ी, और यहाँ से चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कालीबंगम से चूड़ी के साक्ष्य मिले हैं, इसका मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ी। तो यहाँ से कुछ वस्तुएं मिली है वो देख लेते हैं। हल से जुते हुए खेत के निशान, बिल्कुल।
अलंकृत ईंट ये भी है, हवन कुंड और चूड़ी। तो चूड़ी तो आप ऐसे भी याद रखिएगा, और याद रख दिए कि हवन कुंड भी मिले हैं ये, और लोथल से भी मिला होगा, ये याद रखिएगा, ये लोथल से भी मिलेगा। तो हवन कुंड, अलंकृत ईंट, ईंट पे भी अलंकृत मतलब निशान बनाना, कोई चित्र बनाना, जूते हुए खेत के निशान, तो बिल्कुल सही, हल से जूते हुए खेत के निशान भी मिले हैं कालीबंगम से। तो ये कुछ बातें थी। और कालीबंगम कहाँ है, तो राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे। अगला हो जाएगा स्थान, अगला स्थान हो जाएगा सुरकोटदा। तो इसका उत्खनन जगतपति जोशी ने ही किया है, और ये वर्तमान में गुजरात में स्थित है। तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इसको ध्यान रखिएगा कि सुरकोटदा जो है वो गुजरात में स्थित है। इसको भी जगतपति जोशी ने खुदाई की थी, और इससे मिलने वाली वस्तुएं थी घोड़ों की हड्डियाँ। तो सुरकोटदा से क्या मिला है, घोड़ों की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। तो ये याद रखिएगा कि सुरकोटदा घोड़ों की हड्डियों का साक्ष्य मिला है, और ये गुजरात में स्थित है। इसमें और देखेंगे तो रंगपुर, तो रंगपुर भी कहाँ है, गुजरात में ही है, जो काठियावाड़ा प्रायद्वीप में स्थित है। तो रंगपुर भी गुजरात में स्थित है, काठियावाड़ा। वहीं आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर गंगा यमुना दोआब के साथ विकसित हुआ है, जो भारत के उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में स्थित है। अभी हम लोग पढ़े थे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थान है वो कौन है, तो आलमगीरपुर है, और ये उत्तर प्रदेश में है, गंगा यमुना के दोआब पर। अगला है कोटदीजी। तो कोटदीजी जो है ये स्थान पाकिस्तान में पड़ता है, और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और सिंधु घाटी सभ्यता का ही हिस्सा है। तो कोटदीजी जो है वो पाकिस्तान के सिंधु प्रांत में सिंध नदी के किनारे ही स्थित है, तो ये भी याद रखिएगा। अगला स्थल हो जाएगा लोथल। तो लोथल एक काफ़ी इम्पोर्टेंट स्थान है हड़प्पा सभ्यता का, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता में एक बंदरगाह के रूप में था, जहाँ से व्यापार अत्यधिक होते होंगे। तो लोथल सभ्यता का उत्खनन जो है एस एन राव ने किया था, जो भोगवा नदी के किनारे है, और कहाँ है, अहमदाबाद गुजरात में है। तो लोथल इम्पोर्टेंट स्थान है जो अहमदाबाद गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। तो इन इतनी बातों को याद रखिएगा, और इसकी खोज जो है एस एन राव ने किया था। तो लोथल एस एन राव। इसमें कुछ वस्तुएं मिली हैं, जैसे यहाँ से सिंधु सभ्यता का बंदरगाह मिला है। अभी हम बताएं कि यहाँ से जहाँ से व्यापारें होती होंगी, यह घर के दरवाजे सड़क की ओर मिलते थे, जबकि बाकी स्थान पर दरवाजे एवं खिड़कियाँ मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों में खुलती थी। तो इसकी एक विशेषता रही कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल थे, उनके जो भी दरवाजे और खिड़कियाँ थी वो सड़क के पीछे खुलते थे, अर्थात सपोर्टिंग रोड में, अर्थात छोटी रोडों में, मेन रोड की तरफ नहीं खुलते थे। लेकिन लोथल के जो घर के दरवाजे और खिड़कियाँ थी वो मेन रोड की ओर खुलती थी, अर्थात गलियों में नहीं बल्कि मेन रोड की तरफ खुलती थी। तो ये एक विशेषता रही लोथल की। चावल का प्रथम साक्ष्य अगर पूछे तो वो लोथल से मिला है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि चावल का प्रथम साक्ष्य जो मिला है वो कहाँ से, तो लोथल से मिला है। वही अग्निकुंड जो है वो लोथल और कालीबंगम दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। तो अभी हम लोग पीछे पढ़े थे अग्निकुंड कालीबंगम से, और अग्निकुंड लोथल से भी मिला है। तो इन बातों को याद रखिएगा। अगला हो जाएगा स्थान, अब इतने कुछ महत्वपूर्ण ये सारे स्थानों को हम लोग जिक्र कर चुके हैं, अब इससे ज़्यादा पूछता नहीं है, तो इतना ही रहने देते हैं। इसमें मैक्सिमम सारे कवर हो गए हैं, ऐसा टेंशन मत लीजिएगा। सारे हड़प्पा स्थल की जगहों को हम लोग देख लिए हैं, थोड़ी बहुत सारे विस्तृत रूप से देख लिए हैं। इसमें कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें बनती होंगी, अन्य महत्वपूर्ण बातें बनती हैं जिसको हम लोग छूट गए होंगे, तो उसको देख लेते हैं एक बार रिवीजन के तौर पे। जैसे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता या कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो सिंधु घाटी को ही ये तीनों नामों से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो एक व्यापक या विस्तृत नाम है जो सबसे ज़्यादा जिक्र है, वहीं सैंधव सभ्यता और कांस्ययुगीन सभ्यता, इन इस तरह की नामें भी यूज होती है सिंधु सभ्यता के लिए।
सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक थी। तो याद रखिएगा कि उस टाइम की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। आपको मालूम होगा कि जो उस टाइम की लिपि है वो मिली है उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, तो ये भी याद रखिएगा। और ये जो भाव चित्रात्मक थी लिपि वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जैसे इधर से यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से, और इधर बढ़ेंगे दाएं से बाएं, तो बाएं बढ़ेंगे। अगर ये पंक्ति ख़त्म हो जाती है तो फिर यहीं नीचे उतर के इधर बढ़ेंगे, उसके बाद बाएं से दाएं चलेंगे। तो इस तरह से लिखी जाती थी। कौन थी भाव चित्रात्मक सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि। तो ये बात याद रखिएगा। वहीं आगे देखें, आज जिसे पढ़ी नहीं जा सकी अभी हम बताएं। सिंधुवासी विश्व में कपास के प्रथम उत्पादक थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के सबसे पहला उत्पादन हुआ था जो सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए यूनानियों ने कपास का नाम सिंडोस रखा, और जिसका अर्थ होता है सिंधुवासियों की उपज। तो बिल्कुल सही, सिंडोस का मतलब होता है सिंधुवासियों की उपज, और कपास की जो उपज हुई थी वो सिंधुवासी में ही हुई थी सबसे पहले, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले कपास को उगाया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे, परंतु उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? तो व्यापार था। तो ये क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य जो व्यवसाय था वो क्या था? तो व्यापार था, न कि पशुपालन या कृषि। तो इसका राइट आंसर व्यापार होता है। इस तरह से वहाँ कृषि भी मिले हैं, पशुपालन भी होते थे, लेकिन जो मुख्य रूप से होता था वो व्यापार होता था। सिंधु सभ्यता के लोग माप तोल से परिचित थे। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे माप तोल का यूज होता था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था। तो हड़प्पा में जो हड़प्पा स्थल है वहाँ पे मिट्टियों में सामान्यतः लाल रंग का उपयोग होता था, अर्थात वहाँ के जो मृत भांड थे, जो वहाँ की मिट्टी से बने वस्तु थे, उनमें लाल रंग का उपयोग होता था उनको बनाने के लिए, चाहे उन पे कुछ डिजाइन देने के लिए। तो ये कुछ बातें थी। उसी तरह से हड़प्पा स्थल सभ्यता में मोहरों में बहुत से जानवरों के चित्र मिले हैं। तो उन वहाँ की जो मोहरों मिली है वहाँ पे बहुत सारे जानवरों के चित्र मिले हैं, लेकिन एक जानवर आप याद रखिएगा, शेर, जिसका चित्र नहीं मिला है। अब क्वेश्चन यही पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर के चित्र नहीं मिले हैं? तो वो हो जाता है शेर। यहाँ पे हाथी, गाय, इस तरह से बहुत सारे जानवरों के चित्र मिले हैं, लेकिन शेर का चित्र नहीं मिला है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल मुख्य रूप से किया गया था। सेल खड़ी क्या होता है? तो सेल खड़ी एक सेल खड़ी जो है एक पत्थर होता था, बेशकीमती पत्थर होता था, जिससे मोहरें बनाई जाती थी, अर्थात मोहर जो उस टाइम के मिले हैं वो उन सबको बनाया जाता था। तो हड़प्पा स्थल में मोहरों में सेल खड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, ये बात याद रखिए। इसमें कुछ अन्य और बातें हैं, जैसे सबसे ज़्यादा सिंधु घाटी स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सिंधु घाटी सभ्यता स्थल है वो गुजरात में है। तो गुजरात में काफ़ी स्थान मिले हुए हैं सिंधु घाटी सभ्यता के। मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी और मिस्र की सभ्यता, ये सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था उसी टाइम मेसोपोटामिया की सभ्यता का भी विकास हो रहा था और मिस्र की सभ्यता का भी। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान जो है वो मोहनजोदड़ो है। तो सिंधु घाटी का अगर पूछे सबसे बड़ा स्थान तो कौन है? तो मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर ये भारत के संबंध में पूछ ले कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान कौन है, तो वो हो जाता है राखीगढ़ी। तो इस तरह याद रखिएगा कि सबसे जो बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का वो मोहनजोदड़ो है, जो पड़ता है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में है, लेकिन अगर भारत में पूछे तो भारत में सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थान हो जाता है राखीगढ़ी। सिंधु सभ्यता के विनाश का मुख्य कारण क्या बताया जाता है? बाढ़ बताया जाता है। हालांकि कई विद्वान अलग अलग मत देते हैं, कोई भूकंप होता है, कोई आर्यों का आक्रमण बताता है, इस तरह से बहुत सारे
बातें हैं इसमें, लेकिन जो मुख्य कारण माना जाता है वो बाढ़ माना जाता है। आंधी तूफान बाढ़ इस सब को माना जाता है सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का कारण। कुछ अन्य बातें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ने शहरों और घरों का निर्माण जो किया था वो ग्रिड पद्धति से किया था। और ग्रिड पद्धति होता क्या था, तो इस पद्धति में सड़कें समकोर पे काटती थी। जैसे जो सड़क होती थी ये सीधे यहाँ से समकोर पे मुड़ जाती थी, इस तरह से आई या सीधे समकोर पे मुड़ जाती थी। और इसके किनारे किनारे इस तरह घर बने होते थे। इसी को बोला गया था ग्रिड पद्धति। ये कहाँ देखने को मिला था, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। और टेराकोटा, आप लोग टेराकोटा सुने होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में एक टेराकोटा शब्द है जो मिट्टी से बने एक खास तरह का चीनी मिट्टी का शिल्प है। तो टेराकोटा उसे बोलते हैं जो मिट्टी से बना हुआ या चीनी मिट्टी से जो होता है उसी से एक शिल्प होता है। जो टेराकोटा शब्द जो है इतावली शब्द है, ये इतावली भाषा है जिसका मतलब ही होता है पकी हुई मिट्टी का, पकी हुई मिट्टी, अर्थात जो मिट्टी को पका के कोई वस्तु बनाई जाती है उसी को नाम दिया जाता है टेराकोटा। तो टेराकोटा आप सुने होंगे। टेराकोटा कहाँ फेमस है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में। इस तरह से आप इन सारी बातों को हम देख लिए। ये कुछ बातें थी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इससे बाहर कोई क्वेश्चन आता नहीं है, इसमें सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जो जिससे आपको पता चल सके कि हमने जो पढ़ा उसमें क्या सीखे और कितना हमको समझ आया। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसके अलावा पढ़ने की भी कोई ज़रूरत नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता में। इसमें सारे चीज़ हमने कवर कर लिया है मेन। तो चलिए आगे इसके रिलेटेड, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्य प्राप्त काल है। तो हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वाधिक मान्य काल है वो अभी हम देखे थे 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ये कार्बन 40 पद्धति से निकाला गया है जो सबसे प्रमाणित है, सबसे सटीक है। तो इसी को याद रखिएगा। आइए एनसीईआरटी में भी इसी का जिक्र है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों अर्थात मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो हड़प्पा काल में जो था वो हड़प्पा काल में मोहरों का जो इस्तेमाल किया गया था किससे निर्माण किया गया था, तो सेल खड़ी से। ये अभी हमने पढ़ा था कि सेल खड़ी जो थी वो एक तरह की जो धातु थी कह सकते हैं या पत्थर थी, वो उसी से मोहरों का निर्माण होता था हड़प्पा कालीन सभ्यता में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेल खड़ी। अगली क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हालांकि वहाँ पे पशुपालन, कृषि और शिकार ये सारे होते थे, लेकिन मुख्य रूप से जो होता था वो व्यापार होता था। वहीं शिकार आप देख सकते हैं प्रोग ऐतिहासिक काल जो हम लोग पढ़े थे, प्री हिस्टोरिकल पीरियड, पाषाण काल, इस सब में शिकार की सबसे बड़ी उपलब्धि थी शिकार, क्योंकि यहाँ पे उस टाइम में व्यापार, पशुपालन ऐसे कुछ सुविधाएं कम थी। उस टाइम कृषि का भी विकास हो चुका था और पशुपालन का भी हो चुका था, लेकिन जो व्यापार है वो सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे प्रमुख रहा। इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य व्यवसाय जो बन जाता है वो व्यापार बन जाता है। इसके बाद हम लोग वैदिक सभ्यता भी पढ़ेंगे जिसमें लोहे का यूज होगा। तो इसलिए ये सिंधु घाटी सभ्यता थी जिसमें मुख्य व्यवसाय व्यापार है। हड़प्पा सभ्यता की किस युग की थी। तो हड़प्पा सभ्यता कौन सी, तो कांस्य युगीन थी। बिल्कुल इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में कांस्य युग का इस्तेमाल होता था, कांस्य युगीन सभ्यता थी। आपने देखा कि जो पाषाण काल था उसमें तांबे का यूज होता था, इसमें कांसा का यूज होगा, वहीं लोहा का यूज होगा वैदिक काल में। तो वैदिक जो काल होगा उसमें लोहा का यूज होगा, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो नव पाषाण काल और पुरा पाषाण काल, इसमें ये तांबा का काल था, जबकि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सिंधु घाटी की सभ्यता
कहाँ तक विस्तृत थी? तो सिंधु घाटी की सभ्यता आप लोग देखेंगे पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान, इस तरह से इन सारे जगहों पर विस्तृत थी सिंधु घाटी सभ्यता। अभी तो बहुत जगह इसका प्रमाण मिल चुका है सिंधु घाटी सभ्यता का। इस तरह से अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो डी आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंधु और बलूचिस्तान। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे वो शहरी थे। बिल्कुल इसका राइट आंसर भी हो जाएगा शहरी। तो हड़प्पा सभ्यता की निवासी जो थे वो शहरी थे, क्योंकि ये एक नगरीय सभ्यता थी। और वहीं पे इसके बाद जो आएगी वैदिक सभ्यता, वो एक ग्रामीण सभ्यता होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शहरी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किस से बनाए जाते थे? तो सिंधु सभ्यता के जो घरें होती थी वो ईंटों का निर्माण होता था, उसमें ईंटों से बनाया जाता था इससे। तो उस टाइम के घरों को किससे? तो ईंटों से। खास तौर पे इसके फर्श जो है वो ईंटों से ही बनाए जाते थे, पक्की ईंटों से। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो किसकी जो उत्पादन है उसमें वो सर्वप्रथम थे हड़प्पावासी? तो वो थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। तो अभी हमने देखा कि कपास जो है हड़प्पा सभ्यता में सबसे पहले उगाए जाने वाला कपास था, जिसे हड़प्पा सभ्यता में उगाया गया। इसी को यूनानियों ने सिंडोस कहा था, जिसका अर्थ होता है सिंधोवासी का उत्पाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता जो था वो थे, तो खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता किन्हें माना जाता है? तो दयाराम साहनी को। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? तो हड़प्पा कालीन समाज जो मुख्य रूप से 4 वर्गों में विभक्त था, अभी हम पढ़े थे, जो इसमें थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 वर्गों में विभाजित था हड़प्पा कालीन सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक युक्त नाम क्या है? तो सर्वाधिक युक्त नाम जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। अभी हम लोग देखे थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम सिंधु पहले रखा गया, लेकिन बाद में जब इसका नामकरण प्रॉपर करने को आया बारी, तो इसे हड़प्पा सभ्यता बोला गया, क्योंकि सबसे जो पहला खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा ही था, इसलिए इसका नाम पड़ गया हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो हड़प्पा काल में जो मिट्टी पर रंग चढ़ाया जाता था वो लाल था। सॉरी, इसका आंसर लाल हो जाएगा। तो उस पर जो रंग चढ़ाया जाता था वो लाल कलर का, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रेड। अगला है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग विश्वास किस पे करते थे? मातृशक्ति पे, अभी बताए। और ये जो समाज थी वो कैसी थी? तो मातृसत्तात्मक थी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाता है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो विश्वास करते थे मातृशक्ति, मातृ पूजा पे ही करते थे, और यहाँ ये सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? ये याद रखें, नहीं हुए ही पूछता है। और किसका नहीं हुआ है? तो शेर का। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। शेर जो है इसकी, ये शेर पशु की यहाँ पे कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। घोड़ा, हाथी, गाय सबको मिला हुआ है। यहाँ पे मोहरे पे इन सब की आकृतियाँ बनाई गई हैं, जबकि शेर जो है इसका कहीं भी कोई भी जानकारी नहीं मिली है सिंधु घाटी सभ्यता में। हड़प्पा कालीन स्थल में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक किस धातु की प्राप्ति? तो वो लोहा की। लोहा की क्यों? क्योंकि ये होगा वैदिक काल में, तो वैदिक काल में प्राप्त होगी लोहा की, जबकि तांबा, सोना, चांदी इस सब का प्राप्त हो चुका था सिंधु घाटी सभ्यता में, अर्थात हड़प्पा कालीन स्थल में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोहा। अगला क्वेश्चन है,
किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो किस हड़प्पा स्थल से जो है वो कांस्य की मूर्ति मिली हुई है, जो कांसा की बनी हुई है, तो वो मोहनजोदारो से। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा मोहनजोदारो। और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी है। तो कांस्य की मूर्ति जो मिली है वो कहाँ से? तो मोहनजोदारो से। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए, मिलान करना है। तो देख लेते हैं, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा। तो सिंधु सभ्यता की जो उत्तरी सीमा है वो है मांडा, जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल सही, जो चिनाब नदी के किनारे है। तो चिनाब नदी के किनारे। वहीं सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा जो है दैमाबाद, महाराष्ट्र, जो प्रवार नदी के किनारे। प्रवार नदी के किनारे। सिंधु सभ्यता का जो पूर्वी भाग है, पूर्वी भाग आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये आपका है कौन सी नदी का? इसमें कमेंट में आप बताइए इसके नदी का नाम। सिंधु सभ्यता का पश्चिमी सीमा जो है वो सुतकेंडोर बलूचिस्तान में है। ये दशक नदी के किनारे। तो ये चारों मिलान है, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और 4 का डी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है। तो ये कहाँ मिला है बृहत स्नानागार? तो मोहनजोदड़ो में। बिल्कुल, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। बल्कि स्नानागार अन्नागार हड़प्पा में भी मिला है, और ये बृहद स्नानागार पूछ रहा है, तो ये मोहनजोदड़ो में है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के RS-37 कब्रिस्तान कहाँ पर मिले हैं? तो RS-37 कब्रिस्तान अभी हम पढ़े थे कि ये हड़प्पा स्थल में मिला है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, हड़प्पा में खोजा गया है RS-37 कब्रिस्तान। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतनगर बंदरगाह कौन सा था? तो मतलब बंदरगाह कौन सा था सिंधु सभ्यता में? तो वो था लोथल। लोथल ही एकमात्र ऐसा स्थान था जो सिंधु सभ्यता का बंदरगाह स्थल था, यहाँ से व्यापार होती थी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हड़प्पा सभ्यता से, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता से। तो आई होप आपको सारे टॉपिक अच्छे लगे होंगे और क्वेश्चन आप किए होंगे तो काफ़ी सही हुए होंगे। और इसी तरह आप प्रैक्टिस इसको कर लीजिएगा 1-2 बार, तो काफ़ी आपके क्वेश्चन सही होंगे। और इसी तरह से आप अगर चाहते हैं तैयारी करना तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी आने वाला वीडियो है वो आपको पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।